बच्चों, हिंदी में जो पढ़ेंगे पाठ 10 सप्ताह का अंतिम दिन। तो व्यावहारिक सृजन सुनो, समझो और करो। सप्ताह का अंतिम दिन, पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको आपको एक बार समझाते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन था। कक्षा में आते ही बहन जी ने विद्यार्थियों के चेहरे देखकर समझ लिया कि आज उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। बहन जी सबको शांत कराती हुई बोली, सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। हम सब मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे। सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर पेड़ के नीचे आ गए। बहन जी ने सबको अर्धगोलाकार में बैठने की सूचना दी। सभी बच्चे फटाफट बैठ गए। बहन जी ने पहले से ही पर्चियाँ बना ली थीं। पर्चियों में किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर आदि के नाम तथा भोजन बनाने की विविध कृतियाँ लिखी हुई थीं। उन्होंने कहा, बारी बारी से सभी आकर एक एक पर्ची उठाएंगे। पर्ची लेने के बाद सोचने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। मैं कोई एक उपस्थिति क्रमांक बोलूँगी। उस क्रमांक का विद्यार्थी पर्ची के विषय के अनुसार सामने आकर अभिनय करेगा। से सभी विद्यार्थी अभिनय के बाद उस व्यवसाय का नाम बताएं। फिर क्या था? अभिनय का खूब रंग जमा। विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक अभिनय किए। बहन जी ने सभी के अभिनय की खूब प्रशंसा की और आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे। घर जाकर उन्होंने अपना अपना अभिनय परिवार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। घर वालों ने भी खूब शाबाशी दी। बच्चों ने सोचा कि सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा बीता। ओके। तो सप्ताह का जो है अंतिम दिन, सप्ताह का अंतिम दिन, सप्ताह यानी हफ्ता भी बोलते हैं। तो सप्ताह का अंतिम दिन क्या होता है, ये बात है। तो सप्ताह का अंतिम दिन जो होता है वह शनिवार होता है, और आज शनिवार है भी। तो पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन होता है रविवार, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, पांचवा गुरुवार, छठवां शुक्रवार, सातवां शनिवार। तो शनिवार अंतिम दिन होता है। तो वैसे ही सप्ताह का अंतिम दिन था। तो सप्ताह का अंतिम दिन यानी शनिवार था। कक्षा में आते ही बहन जी यानी टीचर, लेडीज टीचर को बहन जी भी बोलते हैं। तो टीचर ने आते ही विद्यार्थियों के चेहरे देखकर समझ लिया, विद्यार्थियों के चेहरा देख लिया कि आज उनका बच्चों का पढ़ने का मूड नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं है, पढ़ने का मूड नहीं है। तो पढ़ने का मूड नहीं है, इसके लिए उन्होंने सोचा कि बच्चों से कुछ ऐसा काम लिया जाए जिससे पढ़ना भी हो जाए और उनका खेल भी हो जाए और मज़ा भी आ जाए। इसीलिए उन्होंने कहा, बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करें। तो बस मज़ा आ गई। पढ़ना बच्चे चाहते नहीं। बच्चे खुशी से उछल पड़े। इतने ज़्यादा तो क्लास भी डिस्टर्ब हो जाती। बहन जी ने इसलिए सभी बच्चों को शांत कराई और बोली कि आप शांत होंगे फिर हम आगे आपको बोलेंगे। तो सभी जो तो एक पंक्ति माने होता लाइन, कतार में खड़े हो जाओ। उन्होंने बोला सभी लोग एक कतार में खड़े हो जाइए और हम सब मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे। तो जो स्कूल के बाहर जो मैदान होता है और पेड़ के नीचे छाया में चलेंगे। और सभी बच्चे पंक्तिबद्ध लाइन में लगकर यानी कतार में होकर पेड़ के नीचे आ गए। बहन जी ने सभी को अर्धगोलाकार में बैठने की सूचना दी और सभी बच्चों को टीचर ने क्या कहा कि आप लोग गोला बना के बैठिए, और वो गोला ऐसा होना चाहिए, आधा ही होना चाहिए, आधे गोले में बैठ जाए। और सभी बच्चे गोला करके बैठ गए, जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है। ओके। तो बहन जी ने बच्चों को पहले से ही जो है खिलाने के लिए क्या किया था, एक पर्ची बना ली थी और पर्चियों में उन्होंने कुछ क्या किया था, कामों के नाम लिखे थे। पर छोटे छोटे चुटके बनाना, पर्ची बनाना नहीं, छोटे चुटके बनाना। उन पर्चियों में जैसे किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे उन्होंने नाम लिख रखा था। तो इन नामों के अनुसार उनको भोजन बनाने की विधि और कृतियाँ भी लिखी थी। भोजन कैसे बनाया जाता है और क्या किया जाता है, ये सब भी लिखे गए थे। तो उन्होंने यानी टीचर ने बताया कि बारी बारी से क्या करना है, सभी को आकर एक एक पर्ची उठानी है और एक पर्ची उठाएंगे और उस पर्ची में जो पर्ची लेगा उस पर्ची में जो है उसको जो भी
लिखा रहेगा उसके अनुसार उसको एक्टिंग करना है। तो एक्टिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसको सोचने के लिए पर्ची लेने के बाद 5 मिनट का आपको समय मिलेगा और 5 मिनट के बाद आपको आना होगा। सब लोग अपनी अपनी पर्ची लेके जाएंगे और पर्ची ले जाने के बाद टीचर कोई एक उपस्थिति क्रमांक बोलेगी। उपस्थिति क्रमांक से मतलब होता है आपका नाम जो होता है स्कूल के रजिस्टर में एक लाइन से लिखा गया होता है कि पहला नंबर पे कौन है, दूसरा नंबर पे कौन है, तीसरा नंबर पे कौन है, चौथा नंबर पे कौन है, पांचवा नंबर पे कौन है। तो जिस नंबर को बोलेंगे टीचर उस नंबर वाला बच्चा आएगा सामने और उसकी पर्ची में जो कुछ भी लिखा रहेगा, बस जो विषय में उसका लिखा रहेगा उसके अनुसार वह क्या करेगा, अभिनय करेगा। वह कुछ बोलेगा नहीं बच्चा, सिर्फ उस पर्ची में लिखे गए अनुसार वो क्या करेगा, अभिनय करेगा, एक्टिंग करेगा। और उस एक्टिंग करने के बाद से सभी बच्चे, जो बच्चे बचे रहेंगे, उस अभिनय को देखने के बाद आखिर वो बताएंगे कि आखिर ये बच्चा किस चीज़ का अभिनय कर रहा है। तो व्यवसाय माने उसका नाम बताएंगे, किस व्यवसाय का वो अभिनय कर रहा है। फिर क्या था, अभिनय का खूब रंग जमा, सभी लोगों ने सोच लिया जब जिसका नंबर आता वो आके खूब एक्टिंग करता, अभिनय करता और सभी बच्चे उसका नाम बताते। और विद्यार्थियों ने जो था एक से बढ़कर एक अभिनय किया, अच्छा से अच्छा जो भी हो सकता है। बहन जी ने सभी के अभिनय की खूब प्रशंसा किया, अच्छा प्रशंसा किया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और ज़रूरी जो भी हो सकता था मार्गदर्शन दिया कि कौन कहाँ गलती कर रहा है और वह अच्छा और कैसा मार्गदर्शन अपने काम को सुधार किया जा सकता है, टीचर ने बताया। और इसके वजह से विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। और घर जाने के बाद सभी बच्चों ने अपना अपना अभिनय परिवार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। तो घर जाने के बाद सभी बच्चों ने जो स्कूल में अभिनय किया था वही अभिनय जा कर के अपने घर के सामने भी उन्होंने किया, घर वालों के सामने। और इससे घर वालों को ने भी अपने बच्चों को खूब शाबाशी दी और उनको अच्छा लगा कि उन्होंने जो है अच्छा वो काम कर रहे हैं। और बच्चों ने सोचा कि सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा बीता और इस ढंग से लगा कि बच्चों को भी इस सप्ताह का जो अंतिम दिन है शनिवार वो भी बहुत अच्छे से बीत गया। ओके, तो इस पार्ट में इसके अलावा कुछ विराम चिन्ह है, हमने आपको बीच बीच में विराम चिन्ह के बारे में भी हम बताते हैं और यहाँ भी देखेंगे जो विराम चिन्ह है उनका मतलब बताते हैं, विराम चिन्ह कैसे लिखा जाता है वो भी बताते हैं। जब कोई वाक्य बिल्कुल सीधा सीधा कहा जाता है, उसमें ना कोई आश्चर्य होता है, ना कोई दुख होता है, ना कोई जोश होता है, तो वाक्य बिल्कुल सीधा, ना प्रश्न पूछा जा रहा, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सीधा सीधा होता है। तो क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जिसे हम हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। जैसे पहला यहाँ देखिए, सप्ताह का अंतिम दिन था, बिल्कुल सीधा सीधा वाक्य, उसमें एक लाइन खींचा गया, इसे हम पूर्ण विराम बोलते हैं। हिंदी में हम पूर्ण विराम बोलते हैं और एक सीधी लाइन लगाते हैं, जबकि इंग्लिश और मराठी में क्या होता है, एक यहाँ डॉट दिया जाता है और इसको इंग्लिश में हम फुल स्टॉप बोलते हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पूरी लाइन होने के बाद आप यहाँ देखें, यहाँ भी पूर्ण विराम है। और दूसरी बात है, जब कोई कुछ कहता है तब वो कैसे किया जाता है, ये ध्यान में रखने की बात है। अब जैसे उन्होंने कहा, जब कोई कुछ कहता है तो टीचर कहे या कोई कुछ भी कहे तो उन्होंने कहा के बाद ये कामा लगाया जाता है। ये कामा लगाया जाता है, इसको हम हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं और हिंदी इंग्लिश मराठी में केवल पूर्ण विराम के चिन्ह को छोड़ के बाकी सारे चिन्ह एक ही जैसे होते लगाए जाते हैं। केवल पूर्ण विराम ऐसा है, हिंदी में सीधी पाई दी जाती है, बाकी इंग्लिश मराठी में डॉट, बाकी सारे चिन्ह सभी भाषा में एक ही जैसे होते हैं। तो कोई कुछ कहेगा तो जैसा वो लिखेंगे, तो उन्होंने कहा यहाँ कॉमा लगाया जाएगा, जिसको हम हिंदी में अल्पविराम बोलेंगे। वो क्या कह रहा है, तो जैसे वो क्या कहेगा उसके यहाँ उल्टा कॉमा लगाया जाता है, जिसे हम उद्धरण चिन्ह बोलते हैं या हम दोहरा अवतरण चिन्ह बोलते हैं। तो दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू हो रहा है, बराबर शुरू हो रहा है। इसके बाद टीचर क्या बोलती है, बच्चों। जब कोई किसी ढंग से बात बोलता है, बच्चों किसी को एड्रेस किया जाता है या हम दुख प्रकट करते, शोक प्रकट करते, तो भी इस ढंग के चिन्ह का उपयोग किया जाता है, एक लाइन और डॉट, इसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, हमने पहले ही बोला है। अब बीच में दूसरे और चिन्हों का भी उपयोग होता रहेगा। आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो सीधा वाक्य था, फिर पूर्ण विराम आ गया और टीचर ने बस इतना ही बोला। जितना टीचर या कोई कुछ बोलेगा उसकी पूरी बात को ये इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्ह में लगाएंगे। तो यहाँ टीचर ने बोला, बच्चों आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बस उनकी बात खत्म। तो फिर उद्धरण चिन्ह यानी दोहरा अवतरण चिन्ह लगा के ख़त्म कर दीजिएगा। लेकिन दोहरा अवतरण चिन्ह लगाने के पहले जो लगेगा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, इस वाक्य का जो चिन्ह होगा पहले वो लगेगा,
फिर उसके बाद दोहरा अवतरण चिन्ह लगा के खत्म किया जाए। देखिए यहाँ बच्चे खुशी से उछल पड़े, सीधा वाक्य, पूर्ण विराम। फिर बहन जी सबको शांत करते हुए बोली। फिर यहाँ जब बोली तो जैसे ही बोली फिर कामा लग जाएगा, फिर क्या बोल रही हैं वो फिर उद्धरण चिन्ह में शुरू हो जाएगा, दोहरा अवतरण चिन्ह, फिर दोहरा अवतरण लगेगा और जहाँ जितना बोलेंगी वहाँ तक लगेगा। उन्होंने क्या बोला, सब एक पंक्ति में खड़े हो जाओ, अब हम मैदान में पेड़ के नीचे चलेंगे, यहाँ ख़त्म। लेकिन उसके पहले भी जो आएंगे वहाँ भी लगाएंगे, यहाँ पूर्ण विराम और यहाँ पूर्ण विराम। ओके, बाकी सब सीधे वाक्य, यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ पूर्ण विराम है और यहाँ पूर्ण विराम है। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पूर्ण विराम है, लेकिन पर्चियों में किसान, रसोइया, दूध वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर, ये ढंग से देख रहे हैं, एक ही ढंग के नाम बार बार आ रहे हैं। जब एक ही ढंग से नाम बार बार आते हैं तो भी हम जो है कॉमा यानी अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। देख रहे हैं यहाँ किसान के बाद, रसोइया के बाद, दूध वाला के बाद, सब्जी वाला के बाद, बराबर इस ढंग से हम लगाएंगे। इसके बाद पूरा हुआ। फिर देखिए उन्होंने कहा, जैसे कहा आया, फिर उद्धरण चिन्ह लग गया, यहाँ देखिए कॉमा यानी अल्प विराम, और अब जितनी बार बात उन्होंने कहा होगा जहाँ तक वहाँ तक रहेगा। यहाँ देखिए उद्धरण चिन्ह शुरू हो गया ऐसा लगते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा है, यहाँ पे जाकर के ख़त्म होता, और बीच में उनके वाक्य जैसे जैसे होंगे वैसे अलग अलग चिन्ह लगेंगे। एक ही शब्द दो बार लिखे जाते हैं तो उसके बीच में ये युग्म चिन्ह लगाए जाते हैं। इसको हम युग्म चिन्ह देते हैं। देखो बारी बारी दोनों एक ही शब्द है तो हमें ऐसा एक ही शब्द के लिए क्या होता है, युग्म चिन्ह लगाए जाते हैं। वैसे देखिए यहाँ एक एक, यहाँ दोनों एक ही तरह के शब्द है तो भी युग्म चिन्ह लगाए गए। फिर पूरा वाक्य खत्म हो गया है, ये जो है पूर्ण विराम लगाया गया, यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ पूर्ण विराम है और यहाँ पूर्ण विराम है और यहाँ वाक्य पूर्ण विराम है, इससे वाक्य खत्म होता है। फिर क्या था, यहाँ देखिए अल्प विराम है, अभिनय का कुंभ लगा, यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ पूर्ण विराम, और फिर एक ही जैसा अपना अपना। तो जब शब्द एक ही दोहराए जाएंगे तो वहाँ ये चिन्ह लगाया जाएगा अपना अपना। इसको हम बार बार बोलने के युग्म चिन्ह बोलते हैं। और फिर यहाँ पूर्ण विराम और गड़बड़ साबोसीधी पूर्ण विराम पूर्ण विराम। तो इस पाठ में जो चिन्ह आए हैं वो कौन कौन से चिन्ह हैं फिर से एक बार हम आपको बता देंगे कि सबसे पहले आया है पूर्ण विराम, फिर आया है अल्प विराम, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह शुरू, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह खत्म, बराबर। और इसके अलावा जो आया है ये अल्प विराम जो बार बार आया है, और उसके बाद दो ही तरह के शब्द जो है उपयोग किए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं युग्म चिन्ह। यहाँ आया है बारी बारी में, एक एक में, और यहाँ अपना अपना मिश्रण के चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो तीन चिन्हों को भी हम ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद स्वाध्याय देखें, सप्ताह का अपना नियोजन सुनाओ। तो नियोजन से मतलब है हर सप्ताह आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसको आपको बताना है। तुम्हारे परिसर में कौन कौन सी दुकानें हैं बताओ। परिसर माने आप जहाँ रहते हैं उसके आजू बाजू कौन सी दुकानें हैं, उन दुकानों के नाम बताना है। जैसे जहाँ पे आपको अनाज मिलता है तो उसे हम किराना की दुकान बोलते हैं। दवा मिलती है तो दवा की दुकान को हम मेडिकल स्टोर्स बोलते हैं, है ना। या दूध से बनी हुई चीज़ें, दही है, घी है, मक्खन है, जहाँ मिलती है उसको हम बोलेंगे डेयरी की दुकान। इसके अलावा आपको रास्ते में हो सकता है बाल बनाने वाले की दुकान हो, है ना, तो उसे हम नाई की दुकान बोल सकते हैं। और किताब की दुकानें हो सकती हैं, मिल जाए आपको तो स्टेशनरी की दुकान है ना। चाय पीने की दुकान हो या आप चाय की दुकान बोल सकते हैं, कैंटीन वगैरह, या खाने पीने की दुकान है, होटल हो सकते हैं, है ना। आइसक्रीम आप लोग खाते, कभी कभी आइसक्रीम वाला बेचता है तो आप आइसक्रीम की दुकान बोल सकते हैं, ऐसा होता है कभी कभी। या मिठाई है तो मिठाई की दुकान बोल सकते हैं। इस तरीके से आपके सिर्फ जो भी आजू बाजू में उन दुकानों के नामों को बताना है। ये सुविचार पढ़ना है। सुविचार यानी अच्छी बात, सुविचार यानी अच्छे विचारों को। जैसे झूठ बोलना बुरी बात है, हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो जो हमें काम आज करना है उसे आज ही करना है, उसे कल के लिए नहीं, कल करेंगे। कल तो कल का काम करेंगे, आज का करेंगे तो काम आपका बढ़ता जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए रोज़ का काम रोज़ ही करना चाहिए। सोचो समझो फिर करो। कोई आपसे कुछ कहता है, कुछ आप पढ़ते हैं तो पहले उसके बारे में सोचना चाहिए खूब अच्छी तरीके से, फिर उस काम को करना चाहिए ताकि काम में गलती ना हो। लालच बुरी भला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। चित्रों और शब्दों की जोड़ियाँ मिलाएं। यहाँ देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं। ये डॉक्टर का है, और ये खाना बनाने वाला जो होटल वगैरह में होता है सेफ बोलते हैं, या रसोइयाँ भी,
और ये दूध का डिब्बा है दूध वाला, और ये सब्जी या फल बेचने वाला तो सब्जी दिख रही तो सब्जी वाला। तभी यहाँ देखो दूध वाला है तो दूध वाला जहाँ है आप उसको क्या करेंगे, जोड़ियाँ मिलाएंगे, दूध वाला, सब्जी वाला ये आप यहाँ ले जाएंगे, डॉक्टर यहाँ ले जाएंगे और रसोइयाँ यहाँ ले जाएंगे। इसके अलावा इसी तरीके से आपको जो भी दूसरे चित्र दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो आप उसको हम ऐसा करेंगे, ये देखना है हमको, निम्नलिखित चित्रों को पहचानो और उनकी बोलियों कृतियों का अभिनय करना है। हमें चित्रों को पहचानना है। ये चित्र है मोर का, तो मोर कैसा बोलता है आप ये ध्यान रखिए, टेटे करके उस मोर की बोली को बोलते हैं, तो आप उस ढंग से अभिनय कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं घोड़ा, घोड़ा की बोली को हिनहिनाना बोलते हैं, ये कैसा बोलता है। ये है भालू, भालू जो है गुर्राता है, उसकी आवाज़ को घया घया कर सकते हैं। यहाँ ये लड़का है, ये लड़का जो है क्या कृति कर रहा है, यहाँ तो इनको बोलियाँ बोलना था, उनको बताना था, और यहाँ काम करना। ये लड़का जो है क्या कर रहा है, रोटी बेल रहा है, तो आप रोटी बेलने का अभिनय कर सकते हैं। यहाँ लड़की है, ये लड़की जो है क्या कर रही है, बर्तन धोने का काम कर रही है, और इधर लड़का और लड़की दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, बराबर। इसी तरह से तुम किन किन कामों में पिताजी की सहायता करते हो बताओ। तो आप भी अपने पिताजी कि कौन से काम में आप मदद करते हैं, या लड़की लोग भी हैं, आप अपनी माँ की कौन सी काम में आप लोग मदद करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि घर में पोछा लगा देते हैं, कपड़े धोने में मदद कर सकते हैं, बर्तन धोने में मदद कर सकते हैं, है ना। इस ढंग से आप मदद कर सकते हैं। तो आप पिताजी के काम में कौन सा मदद करते हैं, तो पिताजी जो कुछ भी काम करते हैं आप उसमें भी कुछ मदद कर सकते हैं। गाँव में, शहर में, यहाँ भी जो भी है, अलग अलग जगह अलग अलग काम होते हैं, आप उनकी मदद को इस ढंग से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको करना है। इसमें आपको प्रश्नोत्तर दिए नहीं गए हैं, उनको आपको ऐसा लिख के आपको करना है, बराबर। तो इसको जो है आप इसको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना आप उसे अच्छे से लिखिए, और पूर्ण विराम वगैरह जो विराम चिन्ह है उनका भी सही से उपयोग कीजिए। ओके।